हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जयंत घोष। तो अभी हम लोग जो सीरीज देख रहे थे ये है नेट के शुरू होने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो बहुत लोगों ने पूछा कि सर इसका एक समराइज वीडियो अगर बना दिया जाए, क्योंकि एक किसके बाद किसको देखेंगे, कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना है। और हम लोग अगर फॉलो कर रहे हैं तो दो चार क्वेश्चन था कि हम लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं, तो उसको एड्रेस करने के लिए हम लोग ये बना रहे हैं। तो ये जो सीरीज पूरा आपने देखा है, तो इसका पूरा मेन जो सिंगल अगर क्वेश्चन है तो यही है कि आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी, क्योंकि पूरा अगर स्ट्रैटेजी एक वीडियो है तो वो बहुत लेंदी है, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही वीडियो देखना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा लेकिन वीडियो कुछ हिस्सा रहे हैं, और वो अगर समझ में नहीं आया तो आप पर्टिकुलर उस हिस्से में जाके भी समझ सकते हैं। तो नेट के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस और क्या पढ़ना चाहिए उसके। अच्छा, एक है सिलेबस, दूसरे पास पीवाईक्यू। अच्छा, इसके है रीड, क्या पढ़ना चाहिए, यानी कैसे पढ़ना चाहिए, ये सिलेबस क्या पढ़ना चाहिए। उसके बाद है आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफिकेशन, क्या करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपका टाइम मैनेजमेंट, आगे है नोट्स पढ़े या बुक पढ़े। उसके साथ-साथ है कि ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स, यानी कौन-सा चीज़ है जो हमको फॉलो करना है और ऐसा कौन-सा चीज़ है जो हमको फॉलो नहीं करना है, यानी अवॉइड करना है। अच्छा, तो हम लोग अगर नेट के लिए पढ़ रहे हैं तो बहुत सारा चीज़ें पढ़ना पड़ रहा है। तो हम लोग इतना हार्ड वर्क जो कर रहे हैं इसके बदले में हमको क्या मिलेगा? इसके साथ-साथ अगर फैक्चुअल डेटा है तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है, और अगर कॉन्सेप्ट्स हैं तो उसको कैसे तैयार किया जाए ताकि सबसे ज़्यादा बेस्ट वे में हम लोग रिप्रेज़ेंट करें। अच्छा, उसके साथ-साथ एक अगर पर्टिकुलर चैप्टर हमको पढ़ना है तो उस पर्टिकुलर चैप्टर को किस वे में आपको तैयार करना है, यानी पहले पढ़ने से पहले आपके पास क्या-क्या पता होना चाहिए, उस रिगार्डिंग डिस्कशन है। तो उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है ये। ओके। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो मैंने आपको अभी बोला, बहुत जल्दी बोला। इसका मेन रीज़न यही है कि ये हम लोगों ने पहले कवर करके रखा है। अगर आपको ये आता है, वेल एंड गुड, यानी यहाँ पे 1, अभी हम लोगों ने जो देखा है, ये 1, 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ है, ये आपको कैसे तैयार करना है, ये आपका हमारा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी हम लोग जो कर रहे हैं, यानी मैंने आपको बार-बार बोला, बहुत बार बोला कि एक्टिव रिकॉल करना है। एक्टिव रिकॉल यानी क्या है? एक्टिव रिकॉल का मतलब है आप अगर पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको? पढ़ने के साथ-साथ, क्योंकि आपने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहले अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके साथ-साथ कुछ क्विज़ वगैरह या मॉक टेस्ट का कुछ क्वेश्चन आपने देख लिया है, ज़रूरत है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, वही मोर देन इनफ है। तो अगर आपने उसको देख लिया है कि वहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है, उसके कौन-सा की टर्म इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता हो जाएगा। तो एक बार अगर वो आप पकड़ लेंगे, यानी 2-3 चैप्टर के लिए अगर आप वो ठीक से देख लेंगे, तो आगे वाला जो चैप्टर है उसका एक बेस बन जाएगा, तो उसमें उतना एफर्ट आपको फिर नहीं लगेगा। तो अगर आप पहले, आपको पढ़ने से पहले क्या होगा, एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए आपका वो चैप्टर वाइज़ एनालिसिस आपको पहले कर लेना है। जो चैप्टर चैप्टर से उस चैप्टर्स में 7 साल में कितना बार आया है, कौन-सा टाइप का क्वेश्चन आया है, उसका मेन की टर्म और डिमांड क्या है, उसमें आप कहाँ रिलाई कर रहे हैं, पहले आपको ये होना चाहिए। उसके बाद वहाँ से जो की टर्म है, वो की टर्म आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया, ठीक है? अच्छा, की टर्म पहले आप जब पढ़ रहे हैं, आपका जो स्टडी मटेरियल है, वो नोट्स हो, बुक हो, जो भी हो, आप जब पढ़ रहे हो वहाँ पे वो की टर्म पहले आइडेंटिफ़ाई कर लिया। हो सकता है आप हाइलाइट कर लिया, हो सकता है आप कॉपी में लिख लिया। आपका अगर ये हो गया, तो उसके साथ आपको एक्टिव रिकॉल करना है कैसे? उस चैप्टर से जो क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन में आपको डिमांड आइडेंटिफ़ाई आपको पहले ही करके रखा है। तो जे की टर्म आपने पढ़ा, उस की टर्म के साथ डिमांड को जोड़ के खुद ही मन ही मन क्वेश्चन बनाएँगे। अगर क्वेश्चन बना रहे हैं और आप क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं, तो आपका वो बहुत तरीके से हेल्प करता है। तो वो कैसे हेल्प करता है, उसी के रिगार्डिंग आज का ये जो पूरा सेशन है। अच्छा, पहले है अगर आप खुद डिमांड से और की टर्म को जोड़ के क्वेश्चन बना रहे हैं, यानी क्वेश्चन बनाना आप सीख जाएँगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा जब क्वेश्चन बनाएँगे, तो आपका एग्ज़ामिनर का माइंडसेट कुछ-कुछ आपको याद आना, मतलब समझना स्टार्ट हो जाएगा। पहले आप सिंगल लेवल का स्टेटमेंट बनाएँगे, फिर 2-3 स्टेटमेंट को जोड़ के डबल या मल्टीपल में जाएँगे। मल्टीपल यानी मोर देन 2 अगर कंसीडर करें।
तो उसके साथ-साथ आपको क्या करना है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चन अगर आप बना रहे हैं तो पढ़ते टाइम आपका की टर्म आइडेंटिफिकेशन ऑटोमेटिक बिल्डअप हो जाएगा। जैसे कि अभी अगर साइकिल अभी आप चला रहे हैं, तो सामने कोई आ जाए आपको याद करके ब्रेक नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाता है। आपका हाथ ऑटोमेटिक चला जाता है। तो एक टाइम के बाद ये भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो क्या होगा, आप जब भी कोई स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं और की टर्म आपको दिखना स्टार्ट हो गया कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो स्टडी क्या होगा, बहुत ज़्यादा फोकस हो जाएगा। यानी जो चीज़ चाहिए आप वही पढ़ेंगे और आपको ये भी पता है कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। तो ये हो गया दूसरा बेनिफिट, यानी फोकस वे में। अच्छा, उसके साथ-साथ आपको जब क्वेश्चन या क्विज़ खुद से बना रहे हैं, तो उसको आप, ये एक चीज़ है कि आप अगर खुद से क्वेश्चन बना रहे हैं, वहाँ पे आप पहला ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। यानी एग्ज़ाम हॉल में आपको ऑप्शन मिलेगा। तो जहाँ पे अगर ऑप्शन मिलेगा वो ज़्यादातर ईज़ी होता है। कुछ-कुछ जगह एक्सेप्शन है क्योंकि ऑप्शन में घुमा के क्वेश्चन को टफ बना जाता है। लेकिन इन जनरल क्या है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आप अगर घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं जहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो वो थोड़ा ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। तो एग्ज़ाम हॉल में आपको आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि आप अगर इस प्रोसेस में घर में खुद में ये रिकॉल प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, तो क्वेश्चन देख के आंसर अपने माइंड में ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा। वहाँ पे सिर्फ़ आपको ये देख लेना है कि कौन-सा ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन-सा ऑप्शन में वो आंसर दिया गया है। आप उसको आइडेंटिफ़ाई करेंगे। इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट है, एक तो आप जो क्वेश्चन आ रहा है उसको कर पाएँगे। यानी एकदम सही ढंग से आप अगर कर पा रहे हैं और 100% श्योर है कि मैं यही सही होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है। और एग्ज़ाम क्वेश्चन देख के तुरंत अगर तुरंत अगर आंसर आपका माइंड में क्लिक हो जाए और आप साथ ही साथ कर रहे हैं, तो वहाँ से जो टाइम बच जाएगा, एग्ज़ाम हॉल में ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आएगा जो थोड़ा फैक्चुअल, थोड़ा घुमा के दिया है या फिर जो आपको नहीं आता है, आपने नहीं पढ़ा, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाएँगे सोचने के लिए। तो वहाँ पे आपको बेनिफिट हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ-साथ अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं, एक तो है माइंडसेट पकड़ लिया। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपने बनाया है या फिर बनाने के बाद देख रहा है कि आप मैं यहाँ फँस रहा हूँ। पहले दिन नहीं फँसा, दूसरे दिन फँस गया, तीसरे दिन आगे पहला दिन हो सकता है कि आप आज पढ़ा, आज नहीं फँसा। 2 दिन बाद अगर आप देख रहे हैं तो फँस रहे हैं। तो आपको रिवाइज़ भी उस अकॉर्डिंग करना है। तो आगे अगर आप फँस रहे हैं तो यानी आपको उसको रिवाइज़ करना है, तो वीक ज़ोन आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया। अच्छा, उसके साथ-साथ आप अपना ग्रोथ को ट्रेस कर पाएँगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप अगर एक किसी पर्टिकुलर बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके बाद आगे पढ़ा, तो एक लेयरिंग स्टाइल में आप पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे आप आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते कि मैंने पहले जो पढ़ा था वो पूरा याद है। लेकिन यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई हो रहा है कि आपने जो पढ़ा है, उसमें कहाँ-कहाँ भूल रहा है। तो अगर आप ऐसा है कि एक पेज में अपने एक चैप्टर के लिए जितना की पॉइंट है वो लिखा, आप एक-एक करके कोशिश कर रहे हैं कि आपको याद आ रहा है कि नहीं, आप लिंक बना पा रहे हैं कि नहीं, आपका फैक्ट मेमोराइज़ आ रहा, माइंड में आ रहा है कि नहीं। तो आप अगर देखेंगे कि जितना भी कॉन्सेप्ट, जितना भी कीटन दिया है, आप उस सबका आंसर कर पा रहे हैं, यानी उस वाला चैप्टर आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ से आप मोटा-मोटा तरीके से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि यहाँ पे अगर 10 क्वेश्चन पूछे तो 8 से 9 क्वेश्चन में मैं कर पाऊँगा। लेकिन नॉर्मली आप जब पढ़ते हैं, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर ऐसे आगे जितने चैप्टर जाते हैं, पीछे की तरफ भूलते जाते हैं। तो वहाँ से ये आइडेंटिफ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है और उस रिगार्डिंग आप ग्रोथ भी ट्रेस नहीं कर पाएँगे। कभी-कभी क्या होता है, बहुत नया चैप्टर पढ़ने से जो मेहनत लगता है और पीछे वाला अगर रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे तो पीछे वाला भूलते जाते हैं। तो उसके साथ-साथ अगर आपका ग्रोथ ट्रेस कर पा रहे हैं और कहाँ-कहाँ भूल रहे हैं उसको अगर आप कवर भी कर पा रहे हैं, तो आपका पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो मैं कर पाऊँगा। ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे रिवीज़न कैसे करना है आपका? रिवीज़न यानी टाइम। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, जो भी दिन पढ़ा है बिफोर स्लीपिंग आपको उसको एक बार और देख लेना है और अगर आप की टर्म आइडेंटिफ़ाई किया है तो रिवीज़न करना भी बहुत ईज़ी हो जाएगा। की टर्म देखा, याद कर लिया। अगर आप उसी पर्टिकुलर एक पैराग्राफ को पढ़ के एक की टर्म लिखा है, तो की टर्म देख के आप पैराग्राफ याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत कम टाइम में हो जाएगा, 1 मिनट में। लेकिन पूरा पैराग्राफ शायद आप 1 मिनट में कवर नहीं कर पाएँगे। तो उसमें वो टाइम भी सेव कर देता है और एकदम पिन पॉइंटेड जहाँ भूला है वही। उसके साथ-साथ आपको 3 से 4 दिन में एक और वीकेंड में एक बार और रिवाइज़ करना है। तो आपको ये जो शैलो मेमोरी है वो डीप मेमोरी में चला जाएगा। उसके साथ-साथ क्या है, नोट्स। अगर आप क्लास कर रहे हैं कहीं पे तो खुद से नोट्स बनाइए और अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो वहाँ से भी नोट्स अगर आप बना रहे हैं, तो वहाँ से आपको रिवाइज़ करना जल्दी हो जाएगा। हालाँकि आप अगर सिर्फ़ की टर्म लिख रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से हाइलाइट कर रहे हैं, तभी रिवीज़न करना बहुत जल्दी है क्योंकि वो की टर्म सोच के आप की टर्म देख के आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों में से एक या तो नोट या एक्टिव रिकॉल। फिर भी मैं प्रेफ़र करता हूँ कि एक्टिव रिकॉल। तो यहाँ पे है नोट या एक्टिव रिकॉल। अगर आप खुद से बुक पढ़ रहे हैं, तो मैं बोलूँगा आपको, मेरा सजेशन यही होगा कि आप एक्टिव रिकॉल पे जाइए। अगर एक्टिव रिकॉल हम लोगों ने बार-बार बोला है और 2-3 जगह हमने इसका थोड़ा बहुत इनसाइट देने की भी कोशिश करी, इसके बाद भी अगर
कुछ डाउट रह जाए, कुछ डिस्कशन आप चाहते हैं इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा, तो हम लोग उसको भी एक चैप्टर के साथ बना के आपको बोल देंगे कि हाँ, अगर ये चैप्टर है तो इसको कैसे एक्टिव रिकॉल के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपका डाउट है तो हम लोग वो कर लेंगे, आप कमेंट में बोल सकते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस क्विज़ एंड प्रैक्टिस पीवाईक्यू जो हमारा कोशिश रहेगा, इसका कंटिन्यूएशन में कुछ क्लास होगा, जिसमें पीवाईक्यू चैप्टर वाइज़ करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ-साथ कुछ और क्विज़ बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे ताकि आप ये टेस्ट कर सकें कि आपका जो पढ़ाई चल रहा है वो ठीक से चल रहा है, उसमें क्या-क्या अंतर आ रहा है, कहाँ आप फँस सकते हैं। ओके, अच्छा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैंने आपको बोला है कि 10 मॉक टेस्ट देना है, तो आप अगर हमारे साथ मॉक टेस्ट देना चाहते हैं जो कि फ्री होगा ऑब्वियसली, तो अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट अरेंज करने की। अच्छा, उसका क्या है, आप यूनिट पढ़ें उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। तो इसके असल फ़ायदा क्या है? नॉर्मल जो फ़ायदा है वो तो आपको पता ही है, उसके साथ-साथ आप एग्ज़ाम में जब देंगे तो 2 से 3 घंटा आपको एक साथ बैठ के तैयार एग्ज़ाम देना है। तो 2 से 3 आवर बैठने का जो पेशेंस है, आपका माइंड को बार-बार एंगेज करना पड़ेगा, वो आपका बिल्डअप होगा घर में। एग्ज़ाम हॉल में डायरेक्ट होने से वो दिक्कत हो जाता है। तो इसमें प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट आपका बढ़ जाएगा। उसके साथ-साथ आपका कहाँ-कहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, आप पता होगा कि जहाँ-जहाँ मामला फँस रहा है, वो देखना है, कहाँ है? वो हो सकता है कि आपका कुछ वीक चैप्टर है, हो सकता है किसी पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में आप वीक है, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ इंडिकेटर वर्ड्स है, वो आपने नहीं देखा, तो इसके साथ-साथ एनालिसिस भी आपको कर लेना है। तो आज के लिए एक समराइज़ वे में यही था। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, हम लोग कोशिश करेंगे उसको और थोड़ा डिस्कस करने के लिए। करते रहिए, आगे हम लोग करेंगे जियोग्राफी के लिए पीओक्यू, चैप्टर वाइज़ पीओक्यू करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। आज के लिए और आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे।